बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स है हमारे पास। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी करना है, इसी के साथ हमने वेन डायग्राम भी इसका बनाना है। क्वेश्चन के हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, डी, ई और यूनिवर्सल सेट्स। इन 3 सेट्स की मदद से हमने चारों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, ये। फिर से क्वेश्चन को हम उसी कंडीशन के मुताबिक लाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे आंसर के, दोनों आंसर्स एक ही जैसे आने चाहिए। यही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, डी यूनियन ई। हमारे पास डी वाला सेट भी मौजूद है, वो लिख लेते हैं 0 1 2, ये हमने लिखा। यूनियन हो रहा है किसके साथ, ई वाले सेट के साथ। ई सेट हमारे पास क्या है, 1 और 2, ये बात हमें मालूम है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, 2 सेट्स हैं, दोनों का यूनियन लिया जाएगा। यूनियन हम सीख चुके हैं, यूनियन में क्या होता है, इकट्ठे लिखा जाता है, मगर अगर कोई फिगर हमारे पास कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहा हो तो उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा। 0 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों सेट्स में है, इनको एक एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। ये सबसे पहले हमने लिख लिया, ठीक है। हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ पर साथ में हम एक काम कर लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं, मैं लिखूंगा कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों तरफ मौजूद हो। 1 और 2 यहाँ पर भी है, 1 और 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, दोनों तरफ है। ये हमें डायग्राम बनाते वक्त हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में अब हम लिखेंगे यहाँ पर ई यूनियन डी, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ई वाला सेट भी मौजूद है जो कि क्या है, 1 और 2, ये हमने लिखा। यूनियन होगा किसके साथ होगा, हमारे पास डी। डी हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। ई यूनियन डी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिखा जाएगा। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 0 है तो 0 भी लिखा जाएगा, 0 1 और 2 है, ठीक है। दोनों सेट्स को इकट्ठा करके हमने लिखा तो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का कॉमन एलिमेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमन एलिमेंट्स, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, 1 और 2 दोनों में मौजूद है, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 0 1 2 आया, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 0 1 2 आया। दोनों आंसर हमारे पास सेम है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में इक्वल टू का निशान दिया गया है कि ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। अब यहाँ पर हम एक जुमला लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 it is वेरीफाइड दैट, ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्या वेरीफाइड हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है डी यूनियन ई, वो बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के जो कि ई यूनियन डी। ये हमने सबसे पहले करनी है। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहली दफ़ा जो हम डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम, तीनों पार्ट्स में वही वेन डायग्राम ही चलेगा, प्रोसेस वही रहेगा, आंसर्स चेंज हो जाएंगे। हमने ये बात सीखी थी कि वेन डायग्राम में जो आंसर आएगा उसको हम शेड करेंगे, उसको पेंसिल के जरिए शेड करेंगे। मैं लाइंस लगा लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर्स मुख्तलिफ आएंगे, मगर जो सर्कल बनाने का प्रोसेस है वो एक ही जैसा रहेगा थ्रू आउट चारों पार्ट्स में। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में हमने यू लिख लेना है। यू से मुराद यूनिवर्सल सेट। 2 सर्कल बनाने हैं क्योंकि हमारे पास डी और ई ही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का अलग से वेन डायग्राम बनाएंगे और जो 2 का आंसर निकाला है उसका अलग से डायग्राम बनाएंगे। दोनों को हमने वेन डायग्राम के जरिए हमने बताना है। दूसरी बात यहां पर मैंने लिखा है वेरिफिकेशन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव का मतलब यह है, मिसाल के तौर पर 5 + 2
अगर इनकी जगह हम चेंज कर दें 2 + 5 तब भी वही आंसर रहता है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चेक करें D यूनियन E, E यूनियन D, अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें तब भी आंसर वही ही रहता है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव का मतलब होता है। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब हमने क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर D वाला सर्कल हम लिखेंगे, हमने D का सर्कल लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, E वाला सर्कल हमने लिख लिया। ठीक है, हमने कहा कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद है, D और E दोनों में मौजूद है, 1 और 2। अगर 1 और 2 सिर्फ हम D में लिख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो दोनों में मौजूद है, तब गलत हो जाता। इस वजह से हमने ओवरलैपिंग वाले सर्कल्स बना लिए। अब 1 और 2 D का भी है, 1 और 2 E का भी है। ये इसका प्रोसेस होता है लिखने का। अगर हम E में से 1 और 2 निकाल ले तो पीछे क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। E वाला जो हमारे पास सेट है इसको चेक करें, अगर हम इसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाले तो पीछे क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। तो इस वजह से E वाला सर्कल क्या रहेगा, खाली रहेगा। अगर D में से 1 और 2 कॉमन एलिमेंट निकाले तो पीछे क्या रह जाएगा, 0। याद रखिए 0 को लिखा जाएगा, इसको मैं ब्लू पेन से कर लेता हूं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, 0 को लिखा जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया। ठीक, अब चलते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट भी तो मौजूद है। याद रखें जो D और E दोनों सर्कल है, क्या वो यूनिवर्सल सेट इस बॉक्स के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यूनिवर्सल सेट में 0 1 2 0 1 2 तो हम लिख चुके हैं। क्या रह गया हमारे पास, 3 और 4। ये हम कहीं भी इसमें लिख सकते हैं, इस बॉक्स में, सिर्फ बॉक्स में लिखना है, सर्कल के अंदर भी नहीं लिखना। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 0 1 2, इसको हम पहले से लिख चुके हैं। अब आप कहेंगे ये तो D और E के सर्कल के अंदर है, D और E सर्कल हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है। इस वजह से यूनिवर्सल बॉक्स में हमने 0 1 2 3 4 मुकम्मल लिख लिया, कोई वैल्यू हम रिपीट नहीं करते, ये बात हमें मालूम है। तो हमने ये डायग्राम इस कंडीशन में बनाया। अब हमारे पास हम पहले वाले का क्या बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। हमने ये बात सीखी थी कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमने क्या करना है, उस आंसर को हमने शेड करना है पेंसिल के जरिए। हमारे पास आंसर ये आ चुका है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, लाइनिंग में लगा लेता हूं। ठीक है, हमने ये बात सीखी थी कि वेन डायग्राम में जो भी आंसर आता है उसको हम लाइनिंग कर देते हैं। आंसर हमारे पास क्या है, 0 1 2, तो हम क्या करेंगे, आंसर को मैं यू लाइनिंग लगा लेता हूं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये जो लाइंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जमीन के साथ जो भी लाइंस होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मैं कलर इस वजह से चेंज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब यहां पर 0 भी आंसर है और 1 और 2 भी, इस वजह से ओवरलैपिंग वाला साइड जो एक दूसरे के ऊपर सर्कल आया है वो वाला हिस्सा भी हमने यहां पर हमने इसको शेड किया, और जो 0 वाला हिस्सा है इसको भी हमने यहाँ पर शेड किया। तो हमारा आंसर 0 1 2 आया कि नहीं, यहाँ पर हमने प्रूफ करके दिखाया। यही बात हमने यहाँ पर क्या करके दिखाई, वेन डायग्राम के जरिए भी हमने बतानी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था वेरीफाई बाय द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के जरिए हमने इसको वेरीफाई करना है। अब अगला काम क्या करना है, आपने इसी के नीचे लिखना है। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा 1। ठीक है, अब पहले में हमने क्या लिख के दिया, D यूनियन E इज शोन बाय, ये हमने शोन करके दिखाया हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए हमने इसको शो करके दिखाया। अब हम चलेंगे, जो हमारे पास सेकंड आंसर है इसको भी हमने इसी तरह शो करके दिखाना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यू से मुराद यूनिवर्सल सेट। 2 हमारे पास है कि नहीं, सॉरी, अब क्या है हमारे पास E और D है। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, E लिख लेते हैं, और फिर हमारे पास क्या है, D है। ठीक, हमने कहा यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2 है। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब ये है कि 1 और 2 हमारे पास E सर्कल के भी है और 2 सर्कल के भी हैं, तो इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा, ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, अब 1 और 2 E का भी है, 1 और 2 D का भी है, इस तरह इसको एक ही दफ़ा लिखा जाता है, ये इसका प्रोसेस होता है। हमने कहा था कि कॉमन एलिमेंट्स अगर E से निकाल ले, 1 और 2 कॉमन एलिमेंट E से निकाल दे तो क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। कॉमन एलिमेंट्स अगर हम D से निकाले, 1 और 2 निकाले, पीछे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। इस वजह से हम D में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे।
यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में क्या है 0 1 2, इसको हम 0 1 2 को पहले लिख चुके हैं। अब आप कहेंगे ये तो EOD सर्कल में हमने लिखा है, EOD सर्कल ही हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है कि नहीं, इस वजह से ये जो 0 1 2 है वो यूनिवर्सल सेट का ही शुमार होगा। इसमें पीछे क्या रह गया 3 और 4, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट भी हमने मुकम्मल लिखा, ये E वाला सेट भी लिखा और D वाला सेट भी हमारे पास वेन डायग्राम में तमाम का तमाम मौजूद है, ठीक हो गया। ये सिंपल सा काम। अब हमने ये बात कही थी कि वेन डायग्राम में हम आंसर वाले हिस्से को शेड करते हैं पेंसिल के जरिए। हमारे पास आंसर क्या है 0 1 2, तो 0 1 2 इस दफ़ा हमारे पास इस कंडीशन में है, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, हम क्या कर लेते हैं, अब दूसरे ऊपर वाले आंसर से इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं लाइनिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो अलग दिख सके। इस वजह से ये दोनों लाइंस हम अलग अलग लगा लेते हैं। इसके पीछे और कोई साइंस नहीं है, सिर्फ दिखने में ये अलग लग सके। अगर आप इसको सिंपल पेंसिल से शेड करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमने क्या करना होता है, जो आंसर होता है वो शो करके दिखाना है। अब इस वजह से यहाँ पर हमने यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ताकि ये दोनों आंसर एक दूसरे से अलग लग सके। यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है। आपने क्या लिखना है, अब ये हमारे पास 2 हो गया। हम लिखेंगे 2 में हमने क्या दिखाया, E यूनियन D is shown by, ये हमने दिखाया is shown by vertical lines। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइंस के जरिए हमने इसको शो करके दिखाया कि नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया। अब यहाँ पर एक लास्ट में मेरे पास स्पेस कम है, आपने इसके नीचे यहाँ पर इस बॉक्स के नीचे लिखना है। मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने ये जुमला लाजमी यहाँ पर लिखना है। फिर से हमने यही जुमला यहाँ पर भी लिखना है। हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, इसको अब फिगर कहा जाएगा। फ्रॉम फिगर 1 and 2 we get that हम क्या हासिल कर चुके हैं, हम ये बात हासिल कर चुके हैं कि जो D यूनियन E है वो बराबर है हमारे पास E यूनियन D के। ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का, सिंपल से और आसान तरीके से। पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने वही काम डायग्राम के जरिए भी, वेन डायग्राम के जरिए बताना होता है। सेकेंड पार्ट हमारे पास इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज दी गई है D इंटरसेक्शन E ये दिया गया है, ठीक। हमारे पास D वाला सेट क्या है, इसके एलिमेंट्स 0 1 2 ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, E वाला सेट दिया गया है हमारे पास 1 और 2 ये हमने लिख लिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन करवा लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमें मालूम है कॉमन, ऐसी वैल्यूज जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, जैसे कि 1 और 2 यहाँ पर हमने लिख लिया, 1 और 2 ये हमारे पास। अब कॉमन एलिमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब हमारे पास ये क्या हुआ, पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ चुका है, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 हो गया। हम चलेंगे दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दिया गया है, E इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने लिखा। E का सेट हमारे पास क्या है 1 और 2 ये हमने लिखा। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, अब हम इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। D वाला सेट हमारे पास क्या है 0 1 और 2 ये हो गया हमारे पास। इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो हम कॉमन लेंगे। हमारे पास कॉमन फिर से क्या है 1 और 2 दोनों में मौजूद है, तो हम 1 और 2 को कॉमन लेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड का आंसर हो चुका है। तो हमने जब चेक किया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आया कि नहीं, दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आए। अब यही बात हमने वेन डायग्राम के जरिए भी प्रूव करनी है। मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था कि जो सर्कल बनाने का प्रोसेस होगा, पैटर्न होगा, तरीक़ेकार होगा, वो एक ही जैसे थ्रू आउट रहेगा। आंसर्स अलग अलग होंगे, अलग अलग हिस्सा हम इसका शेड करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा from 1 and 2 it is verified that, ये वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया, हमारे पास के
D इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन D। अब यही बात हमने वेन डायग्राम के जरिए भी प्रूव करनी है। हमारे पास यहाँ पर इस दफ़ा हेडिंग क्या देंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है कि नहीं, तो यहाँ पर इस वजह से हमने इंटरसेक्शन डाल दिया। हम सबसे पहले इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, यू से क्या आता है, यूनिवर्सल हमारे पास आता है। कौन से अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं, डी और ई, तो यहाँ पर हम डी लिखेंगे और यहाँ पर हम ई लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले पार्ट में हमने क्या कहा था, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2 एलिमेंट्स है। हमने कहा कॉमन एलिमेंट्स ई से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इस वजह से ई वाला ये वाला हिस्सा जो है वो खाली रहेगा। कॉमन एलिमेंट 1 और 2 को अगर हम डी से निकाल दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट मुकम्मल हमने लिखना होगा। अब हम मुकम्मल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि 0 1 2 पहले से। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास डी और ई का है, डी और ई सर्कल भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर है। इस वजह से यूनिवर्सल सेट में हम ये समझेंगे कि 0 1 2 पहले से है, रह गया 3 और 4, 3 और 4 को हम यहाँ पर बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट के हिस्से में ही आएगा। तो ये इसका प्रोसेस है हमारे पास। अब हमने ये बात कही थी कि वेन डायग्राम में हमने क्या करना होता है, हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम शेड करते हैं, कलर करते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, 1 और 2। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर हम इसको शेड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसको यूँ हमने, आप इसको पेंसिल के ज़रिए भी शेड कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमने सबसे पहले इसको मैंने यूँ लाइंस के ज़रिए यू कर दिया ताकि हमें आंसर दूर से नज़र आ सके। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर आपने ये इसके नीचे लिखना है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं लिखूँगा 1। क्या हमने शो करवाया, डी इंटरसेक्शन ई इज़ शॉन बाय, इसको हमने शोन करवाया किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइंस के ज़रिए हमने इसको शो करवा दिया। ठीक हो गया, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम चलेंगे सेकंड हमारे पास डायग्राम की तरफ। सबसे पहले फिर से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यू सी यूनिवर्सल सेट। हमारे पास इस दफ़ा ई पहले है और डी हमारे पास बाद में है, ये हमने लिखा। यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हमने क्या कहा था कि दोनों में मौजूद है, 1 और 2 सॉरी, ई हमारे पास खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स जो 1 और 2 है वो ई वाले सेट से निकाल दे तो पीछे क्या रह जाएगा, कुछ नहीं। डी वाला सेट चेक करें, कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2 डी में से निकाल दे तो पीछे क्या रह जाएगा, 0। तो ये हमने यहाँ पर 0 लगा लिया। ये बात क्लियर हो गई, ये हमारे पास 0 हो गया। अब हमने कहा था कि हमने यूनिवर्सल सेट पे लिखना है, हमने 3 और 4। 3 और 4 क्यों लिखा, क्योंकि 0 1 2 यूनिवर्सल सेट में 0 1 2 3 4 है। 0 1 2 पहले से लिखे गए हैं वो दोनों सर्कल में, और ये दोनों सर्कल्स यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर है। इस वजह से हम समझेंगे कि यूनिवर्सल में 0 1 2 पहले से इस्तेमाल हो गए, 3 और 4 लिख लिए हमने यहाँ पर। हमने कहा था कि आंसर्स को हम क्या करेंगे, शेड। हमारे पास सेकेंड का आंसर क्या है, 1 और 2। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन्स के ज़रिए इसको यहाँ पर हम शो करवा देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आंसर हुआ। ठीक है, सिर्फ जो आंसर वाला हिस्सा होता है ये हमने वन डायग्राम में सीखा था कि इसी को ही सिर्फ शेड किया जाता है। हमने इसको शेड कर दिया। अब यहाँ पर साथ में मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ई इंटरसेक्शन डी इज़ शोन बाय, हमने ये बात शो करके दिखाया किस चीज़ से, बाय वर्टिकल लाइन से। किस लाइन से, वर्टिकल लाइंस के ज़रिए, जो सीधी खड़ी होती हैं उसके ज़रिए हमने यहाँ पर शो करवा दिया। अब यहाँ पर एक लास्ट में आपने इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 वी गेट दैट, हमने ये बात हासिल की। क्या बात हासिल की, कि जो हमारे पास डी इंटरसेक्शन ई है वो बराबर आ रहा है ई इंटरसेक्शन डी के। हमने वेन डायग्राम के ज़रिए भी सीखा, बताया, इनको शो करवाया और यहाँ पर सॉल्यूशन के ज़रिए भी शो करके दिखाया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस कंडीशन में आ जाए, पहले यूनियन हो फिर इंटरसेक्शन हो, ऐसे क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम के साथ साथ डी मॉर्गन का हेल्प लेंगे। क्वेश्चन में साथ में समझ लेते हैं कि हमारे पास डी मॉर्गन क्या होता है। ठीक है, फिर से सिंपल तरीके से हमारे पास इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। हमने सबसे पहले लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, डी
यूनियन ई और एज अ होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या कहता है, डी यूनियन ई, इसको सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब भी आप लिखें इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। हमारे पास डी वाला जो सेट है इसको पहले लिखा जाएगा, 0 1 2, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का है, तो हमने यूनियन डाल दिया। इसके बाद ई वाला सेट लिखा जाएगा और ई सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू इन दोनों का यूनियन, आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यूं कर रहा हूं। इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है, सॉरी, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, मगर कोई वैल्यू अगर 2 दफ़ा है तो उसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, रिपीट कोई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 1 2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। हमारे पास अब क्या किया जाएगा, हमने डी यूनियन ई तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, हमने अब लेना है डी यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, और ये बात हमें मालूम है कॉम्प्लीमेंट किसी भी वैल्यू का लिया जाए उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लिया जाता है, तो इस वजह से हमने डी यूनियन ई को यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लिया, ठीक है। अब सॉल्व करने में आसानी होगी, डी यूनियन ई होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। कौन सा साइन है, माइनस का है। डी यूनियन ई का आंसर हमने फाइंड आउट किया, वो हमारे पास क्या है, 0 1 और 2, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। यहां पर माइनस है, इसका मतलब ये है डिफरेंस, ऐसे तमाम वैल्यू जो पहले सेट में मौजूद है और दूसरे में मौजूद नहीं है वो लिखा जाएगा। अगर हम चेक करें तो 0 1 2 यहाँ पर भी है, 0 1 2 यहाँ पर भी, 3 और 4 यहाँ पर है, 3 और 4 दूसरी तरफ नहीं है, तो 3 और 4 हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने लिख लिया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का मतलब है, इसको हमने u से माइनस करवा लेना है d को, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब यहां पर इसको हम माइनस करवा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले u वाला सेट लिखा जाएगा। u का सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल क्वेश्चन में दिया गया है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। बीच में माइनस का साइन है, अब d का सेट लिखा जाएगा। d के सेट में हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0 1 2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान डाल देते हैं। यहां पर बीच में माइनस है, इसका मतलब यह हुआ ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है मगर दूसरे में नहीं है, 0 1 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, इसका मतलब यह हुआ 3 और 4 जो है हमारे पास, 3 और 4 जो होता है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, इस वजह से हमने लिख लिया, ठीक। अब हम चलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को फाइंड आउट करने के लिए, हम यहां पर लिखेंगे ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से ई को माइनस करवा लिया जाए। सबसे पहले फिर से यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, माइनस हमने लगा लिया। अब ई वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, 1 और 2, ये हमने लिख लिया, ठीक है। यहां पर इसको माइनस करवा लिया जाए। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है, वो कौन से हैं, 0 3 और 4, ये वो हमारे पास सेट है, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई दोनों को फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों के आंसर का हम इंटरसेक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। यहां पर अब मैं लिखूंगा, हम लिख लेते हैं नाउ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का इंटरसेक्शन करवाने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के साथ, ठीक हो गया। यही काम हम करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन हो रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के साथ इज इक्वल टू, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 3 और 4, ये हमने लिख लिया। इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया। अब हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का आंसर जो हमारे पास है वो क्या आया, 0 3
4, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इनको अब इकट्ठे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में मौजूद हो वो हम लिखेंगे। 3 और 4 यहाँ पर भी है, 3 और 4 यहाँ पर भी है, तो 3 और 4 हमारे पास क्या हुआ, कॉमन हुआ, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ये सेकंड हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। इक्वेशन 1 के आंसर को चेक करें जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, 3 4 आया। इक्वेशन 2 का आंसर चेक करें जो कि राइट हैंड साइड का आंसर है, क्या आया हमारे पास, 3 और 4 ही आया। हमारे पास इस क्वेश्चन में यही कहा गया था कि इस साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए दूसरे साइड की, जो कि हमने यहां पर शो करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक जुमला लिख लेते हैं हमारे लिए, हम आंसर में एक जुमला लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is verified that, ये हमने क्या वेरीफाइड करके दिखा दिया, हमने ये बात वेरीफाइड करके दिखा दी यहां पर कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सॉरी डी यूनियन ई होल का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर आया डी, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, इसके हमारे पास बराबर है। दोनों के आंसर्स बराबर आए कि नहीं, यहां पर हमने शो करके दिखा दिया। अब यहां पर इससे पहले हमने 2 डायग्राम्स के जरिए ही शो करवा दिया था, यहां पर भी ऐसा ही करना चाहिए, 2 डायग्राम्स के जरिए हम शो करवा देते हैं, एक इसका आंसर और इसका आंसर। अब यहां पर अगर डायरेक्टली मैं यही 2 ही डायग्राम्स बना रहा हूं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, इस वजह से हम क्या करेंगे, टोटल 5 डायग्राम्स बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें तमाम चीजें आसानी, फिर कोई मुश्किलात हमें नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डी यूनियन ई है इसका जो आंसर आया इसका हमने क्या कर देना है, यहां पर डायग्राम बना देना है। इसी तरह फिर हमने इसका जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, यहां पर इसका आंसर आया तो इसका भी हम क्या कर देंगे, डायग्राम अलग से बना देंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, यू, ये जो बॉक्स होता है यू यूनिवर्सल होता है हमारे पास, ठीक है। जो पहला यहां पर 2 ही अल्फाबेट इस्तेमाल डी और ई, तो हम यहां पर पहले सर्कल को क्या नाम देंगे, डी का हमने नाम दिया। दूसरे सर्कल को हमने क्या नाम देना है, ई का नाम देना है। हमने कहा पहले क्वेश्चन में जो डायग्राम बनाया वही एंड तक फॉलो होता जाएगा, ये बात हमने सीख ली थी, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या थे जो दोनों में थे, डी और ई, वो हमारे पास 1 और 2 दोनों हैं हमारे पास, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 और 2, ठीक है। वो डी सर्कल के भी है और ई के भी हैं, तो यहां पर इस वजह से इसको लिखा जाएगा। अगर हम 1 और 2 कॉमन एलिमेंट ई से निकाल दे 1 और 2 तो 0, कुछ नहीं, इस वजह से ई वाला खाली है। 1 और 2 अगर हम डी वाले सर्कल से निकाले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 0, यहां पर लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट में 0 1 2 0 1 2 पहले से हम लिख चुके हैं, 3 और 4 लिखा जाएगा, 3 और 4 को हम बाहर लिख लेंगे। अब 0 1 2 पहले से इस्तेमाल हो चुके हैं, इस वजह से इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इस वजह से एक ही दफा लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि डी और ई जो सर्कल है वो यूनिवर्सल बॉक्स के अंदर ही है, तो ये 0 1 2 3 4 ये यूनिवर्सल के सेट के साथ ही शामिल होगा, उसी का ही समझा जाएगा। हमने कहा था कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसी को ही हमने क्या करना है, शेड करना है, पेंसिल से शेड करना है या लाइन लगा देंगे। सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, डी यूनियन ई का आंसर क्या है, 0 1 2। अब 0 1 2 ये आंसर है, सिर्फ इसी हिस्से को ही हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। मैं यही हिस्सा सिर्फ शेड करूंगा, ठीक है। यू लाइन लगा लेता हूं, ये मैंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लिए, ठीक है। आप पेंसिल के जरिए भी इसको शेड कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर है सिर्फ उसी हिस्से को ही शेड किया जाएगा, ये हमने शेड कर दिया, ठीक हो गया। हमारे पास ये आंसर है। सेकंड की तरफ चलते हैं, यहां पर हम इनको बता भी देते हैं कि ये जो है हमारे पास 1 का है। फिर से यहां पर हम क्या बताएंगे कि डी यूनियन ई जो है इसको हमने शो करवाया, डी यूनियन ई यहां पर शो हो रहा है, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये बात हमने यहां पर लिख ली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये बात हमने यहां पर इसके साथ लिख ली। अगला जो हमारे पास है फिर से सेम यही काम होगा। जो बॉक्स होता है इसको हम यूनिवर्सल सेट, पहला जो हमारे पास सर्कल है डी, सेकंड सर्कल क्या है, ई है। हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, 1 और
2 हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है। डी में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तमाम वही हमारे पास सर्कल्स और पैटर्न वही रहेगा, आंसर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास डी यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, आंसर क्या आया 3 और 4। यहां पर 3 और 4 है कि नहीं, हमने 3 और 4। अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो हमारे पास आंसर होता है इसी को ही हमने अंडरलाइन करना, सॉरी लाइनिंग लगानी होती है। तो इस वजह से 3 और 4 जो है हमारे पास वो कहां पर है, वो हमारे पास यूनिवर्सल बॉक्स में है। इस वजह से सिर्फ यूनिवर्सल बॉक्स को ही कलर किया जाएगा, ठीक है। ये इस वजह से मैं यूनिवर्सल बॉक्स को ही लाइन लगा रहा हूं, ये मैंने लाइनिंग लगा दी। बकाया सर्कल के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ आंसर को ही हम शेड करते हैं। आप पेंसिल के जरिए भी इसको शेड कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हमने हमारे पास यहां पर हम लिख लेते हैं 2। जो 2 वाला फिगर है इसमें हमने क्या करके दिखाया, डी यूनियन ई होल का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं, डी यूनियन ई होल का कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास आंसर 3 और 4 है, तो 3 और 4 वाले हिस्से को ही हमने क्या कर दिया, ये कलर कर दिया। इज शोन बाय, ये भी हम लिख लेते हैं, इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात हमने फिर से यहां पर लिख ली, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये 2 हमने बता दिए। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को हम डायग्राम के जरिए बता देते हैं। हम फिर से वही डायग्राम वही रहेगा, आंसर चेंज होंगे। देखिए सर्कल वही है, ओवरलैपिंग है, नंबर भी उसी पैटर्न पे है। यहां पर आंसर 0 1 2 है, यहां पर आंसर 3 और 4 है। आंसर डिफरेंट होते जा रहे हैं, ठीक। पहला हमारे पास सर्कल डी है, सेकंड सर्कल हमारे पास ई है। ये पहले क्वेश्चन में हमने निकाल लिए थे। ये 1 और 2 ओवरलैपिंग है, डी में 0 आ रहा है और यहां पर 3 और 4 है, ठीक। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को हम यहां पर बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर क्या आया, 3 और 4 आया। तो फिर से हमने यहां पर 3 और 4 को, अब ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवाया। राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइंस के जरिए हम इसको शो करवा देते हैं, ठीक है। बस इतना सा फर्क है। अगर आप लाइंस के जरिए नहीं कर रहे, शेड कर रहे हैं, पेंसिल से इसको रंग रहे हैं, तो आप पेंसिल से रंग कर ले। वहां पर लाइंस की झंझट ही नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लगानी है या वर्टिकल। ये ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो लाइंस होती हैं इनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। जो ऊपर वाली है ज़मीन के साथ लेटी वाली लाइन, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास आंसर 3 और 4 है। तो हमने वही 3 और 4 को ही क्या किया, कलर किया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर क्या है, 3 और 4। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरा पार्ट है हमारे पास, सॉरी तीसरी फिगर में हमने क्या शो करवाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज शोन बाय, ये बात हमने लिखी, वर्टिकल लाइंस। इसको हमने वर्टिकल लाइंस के जरिए शो करवा दिया। ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं चौथे डायग्राम की तरफ। यहाँ पर अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट। डी वाला हमारे पास सर्कल हो गया, ये हमारे पास ई वाला सर्कल हो गया। तमाम एलिमेंट्स फिर से वही 0 1 और 2 ओवरलैपिंग में दोनों के, 1 और 2 डी के भी है, 1 और 2 ई के भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 है। अब जो आंसर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का वो क्या है, 0 3 4 है। तो 0 3 4 जो आंसर आ रहा है उसी हिस्से को हमने यहाँ पर लाइनिंग या पेंसिल से आपने पेन से आपने यू शेड कर देना है, ठीक है। ये हमने 0 3 4 हमारे पास आंसर है। तो हमने आंसर को ही क्या किया, जो आंसर आ रहा है उसी को ही हमने यहाँ पर शेड करवा दिया। ये बात आपको समझ आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास। ख्याल रखिए जो आंसर नहीं है उसको आपने शेड नहीं करना, वरना आपका क्वेश्चन गलत तस्वर होगा, ठीक है। इनके आंसर्स बैक साइड पे नहीं दिए गए। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर वाला पार्ट था वो भी हमने यहाँ पर 0 3 4, ये किसका आंसर है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का। यहाँ पर हम लिख लेंगे फिगर 4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज शोन बाय, वो हमने दिखाया। वर्टिकल लाइंस हमने लगाई कि नहीं, ये हमने वर्टिकल लाइंस यहाँ पर लगा ली। अब लास्ट में हमारे पास जो आंसर है
कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, इसको यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं, आपने उसी के नीचे बनाना है, मेरे पास स्पेस कम है। तो लास्ट वाला फिगर है, फिर से यहां पर हमने यूनिवर्सल सेट, पहला हमारे पास डी है, दूसरा सर्कल हमारे पास ई हो गया, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। यहां पर हमारे पास क्या है, कॉमन एलिमेंट्स 1 और 2 थे, और डी में हमारे पास क्या था, 0 था। यहां पर बाहर क्या था, 3 और 4, तमाम के पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, लास्ट में हमारे पास आंसर आया है 3 और 4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 3 और 4 को सिंपली हमने शेड करना है। आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं, यहां पर लाइनिंग से भी हो सकता है। तो इसको हम शेड कर रहे हैं। याद रखिए हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसमें हम वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं, और हमारे पास आंसर क्या है, 3 और 4 ही है। तो सिर्फ 3 और 4 वाले हिस्से को आप शेड कर सकते हैं पेंसिल के जरिए, या फिर इस तरह आप लाइनिंग कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है, ये जाहिर कर रहा है कि हमारे पास ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमने यहां पर यू लिख लिया, ये हमारे पास हो गया, ये तमाम हमने लाइनिंग कर दी। अब इस लाइनिंग से अंदाजा हो रहा है कि 3 और 4 ही हमारे पास क्या है, आंसर है। यहां पर एंड में आप इसके नीचे लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है, हम फिर से क्या लिखेंगे, जो 5 वाला फिगर है ये क्या शो करवा रहा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी हमारे पास, फिर क्या है, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज शोन बाय, ये हमने दिखाया, किस चीज़ से दिखाया, वर्टिकल लाइंस के जरिए हमने दिखाया, क्या नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया, यही बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमारा जो आंसर है वो क्या है, हमने टोटल 5 फिगर्स बनाए ताकि हमारे लिए आसानी रहे, ठीक है। हमारा जो आंसर है वो फिगर 5 और फिगर 2 जो है, ये दोनों हमारे आंसर हैं। फिगर 2 में हमने क्या दिखाया, डी पूरा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, डी यूनियन ई होल का कॉम्प्लीमेंट हमने दिखाया क्या नहीं, इसमें हमने मुकम्मल दिखाया, और इसका आंसर क्या था, 3 और 4, 3 और 4 का हमने यहाँ पर। राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमने यहाँ पर 3 और 4 है, क्या हमने दिखाया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, यही इसका आंसर था क्या नहीं, इसको हमने ये वाला दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर 2 and 5, from figure 2 and 5 we concluded that, ये बात हमने यहां पर वेन डायग्राम के जरिए भी साबित करके दिखा दी। क्या साबित करके दिखा दी, कि जो हमारे पास डी यूनियन ई होल का कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। यहां पर हमने सॉल्यूशन करके भी दिखाया और वेन डायग्राम के जरिए भी दिखाया। यहां पर एक और चीज की क्लेरिफिकेशन हम कर दें, हमारे पास जो पहला फिगर है इसमें 0 1 2 को हमने सिर्फ शेड किया क्योंकि हमारे पास आंसर भी 0 1 2 है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो ई वाला सर्कल है इसे भी हमें शेड करना चाहिए। अब आप कहेंगे ई वाला सर्कल तो खाली है और आंसर में भी नहीं है, मैं इसके पीछे आपको रीजन और लॉजिक बता देता हूं। हमारे पास ये जो 1 और 2 है वो डी का भी है ई का भी है, इसी वजह से हमने दोनों के बीच में लिखा है ताकि ये ओवरलैपिंग में आया, दोनों सर्कल्स का है। अब यहां पर आंसर में 1 और 2 है क्या नहीं, बिल्कुल है, तो ये 1 और 2 ई का भी है और डी का भी है, इस वजह से हमें ई वाला जो सर्कल है इसे भी शेड करना चाहिए। इसकी आप करेक्शन कर ले, ठीक है। मैंने आपको इसके पीछे रीजन और लॉजिक बता दिया कि हम जो ई वाला सर्कल है जो कि खाली है इसे हमने क्यों शेड किया, मैंने आपको रीजन बता दिया। फिर से मैं रिपीट करूं, सबसे पहले हमने 0 और 1 2 को ये वाला हिस्सा ही शेड किया था। जो ई वाला सर्कल है जो खाली था इसको हमने शेड नहीं किया, इसे भी हमने शेड किया। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 1 और 2 है वो हमारे पास ई का भी है डी का भी है, तो आंसर में 1 और 2 आया, तो 1 और 2 ई का भी तो है, इस वजह से हमने ई वाला जो सर्कल है इसको भी हमने क्या किया, शेड करवा दिया। हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने 5 ही डायग्राम्स बनाने थे, 5 फिगर्स बनाने थे। क्यों, हम एज पर बुक चल रहे हैं, बुक में जो एग्जाम्पल्स के जरिए क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे इस तरह के क्वेश्चंस, उसमें भी हमारे पास 5 फिगर्स ही इस्तेमाल किए गए थे। हमारे पास क्वेश्चन में अगर यूनियन और इंटरसेक्शन, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी यूनियन हो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन हो, ऐसे क्वेश्चन में हम डी मॉर्गन
हमारे पास ये कहता है हम 5 फिगर्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप हमने सॉल्व भी करके दिखाया, फिगर भी करके दिखाया। ये हमारे पास डी मॉर्गन है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास लास्ट फॉर्म है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाला में हमारे पास यहाँ पर यूनियन था, बाद में इंटरसेक्शन था, तो उसमें डी मॉर्गन का पहला लॉ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर हमारे पास पहले इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है, तो इसमें डी मॉर्गन का सेकंड लॉ इस्तेमाल होगा। यही 2 डी मॉर्गन के लॉज हमारी किताब में दिए गए हैं। सेम उसी प्रोसेस से सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में तकसीम करेंगे। इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डी इंटरसेक्शन ई और होल का कॉम्प्लीमेंट सॉरी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहता है, डी इंटरसेक्शन ई, ये हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे पास सबसे पहले डी वाला जो सेट है 0 1 2 ये हमने लिख लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन है बीच में। अब अगला हमारे पास क्या है, ई वाला सेट हमारे पास क्या कहता है 1 और 2, ये 2 सेट्स उसमें मौजूद हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन मौजूद हो वो यहां पर हम ले लेते हैं, 1 और 2, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी इंटरसेक्शन ई तो आ चुका है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम है कि किसी भी वैल्यू का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले तो इसका मतलब ये होता है उसी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लिया जाए, ठीक है। तो ये हम डी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए आसान रहेगा। डी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा जो कि 0 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारे पास, माइनस का साइन है। डी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 1 और 2, ये हमने लिख लिया। यहां पर डिफरेंस का मतलब यह होता है ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है मगर दूसरे में मौजूद नहीं है। यहां पर चेक करें, 0 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 3 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 4 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। इसको हमने इक्वेशन 1 से यहां पर जाहिर करवा दिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास, इसको जब हमने सॉल्व किया इसका आंसर क्या है, 0 3 4। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। वहां पर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी सॉरी यूनियन, और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, जिसे कैसे लिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जिसका भी हो उसी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा 0 1 2 3 4, ये हमने लिखा। माइनस हो रहा है किससे, डी वाले सेट से। डी का हमारे पास क्या है, 0 1 2, ये हमने लिखा। इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है, डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे तमाम नंबर जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है 3 और 4 ही होंगे, ये हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को फाइंड आउट करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई यानी यूनिवर्सल सेट से ई को माइनस करवा लिया जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, ये हमारे पास हो गया। ई वाला क्या है, 1 सॉरी 1 और 2, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। दोनों में हमने क्या करना है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है, जो कि हमारे पास क्या है, 0 3 4, ठीक है। 0 3 4, 0 यहां पर है दूसरी तरफ नहीं है, 3 यहां पर है दूसरी तरफ नहीं है, 4 यहां पर है दूसरी तरफ, 1 और 2 जो दोनों तरफ मौजूद है इसको नहीं लिखा जाएगा। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर भी आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का। दोनों के आंसर्स को हम यूनियन करवा लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी यूनियन करवाने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई के साथ, ठीक है, यही करवा लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज इक्वल टू, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर क्या आया, 3 और 4। हमारे पास यूनियन का साइन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का आंसर हमारे पास क्या आया, 0 3 4। दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके लिखा जाएगा, और अगर एक वैल्यू 2 दफ़ा हो तो इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। 0 3 4, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, ठीक है। दोनों
आंसर्स को अगर हम चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये आंसर, दोनों आंसर सेम आए कि नहीं आइए, यही डी मॉर्गन कहता है या तो दोनों आंसर सेम आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों आंसर क्या है, सेम आए। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिर से हम बताएंगे, यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get that, बल्कि हम लिख लेते हैं it is verified that, it is verified that, हमने ये बात वेरीफाइड करवा ली। क्या बात वेरीफाइड करवा ली कि इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास डी इंटरसेक्शन ई का जो कॉम्प्लीमेंट था वो हमारे पास बराबर आया डी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों के आंसर्स बराबर आए कि नहीं, यहां पर हमने शो करके दिखाया। अब यही तमाम चीजें फिर से हमने क्या करना है, यहां पर डायग्राम के जरिए हमने शो करवानी है। सबसे पहले हम पहले फिगर की तरफ जाएंगे। हमें यह बात मालूम है कि यहां पर यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, पहला सर्कल हमारा फिर से डी और ई ही इस्तेमाल हुए हैं, ये हमारे पास ई हो गया। ठीक है, यहां पर पहले क्वेश्चन से ये चलते आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में है, ये 1 और 2 ई में भी है, 1 और 2 डी में भी है, इस वजह से इस तरह लिखा जाएगा, और डी में 0 भी है। यूनिवर्सल सेट में 3 और 4 है, ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। ठीक, हमारे पास सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या बता रहे हैं, डी इंटरसेक्शन ई, ये हम सबसे पहले इसका बता रहे हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1 और 2, सिर्फ आंसर वाले हिस्से को ही शेड किया जाएगा। आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं या इस तरह लाइंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने लगा लिया, ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर है। इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बात भी हमने साथ में लिख दी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक हो गया, हमारे पास पहला फिगर हमने बना दिया। अब हम चलेंगे यहां पर, इसका जो कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, उसको आंसर यहां पर हम लिखेंगे, फिर से यहां पर हम 2 लिखेंगे, मैं लिखूंगा डी इंटरसेक्शन ई, होल का कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। इनको भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ही शो करवा देंगे। पहले मैंने ये लिख लिया, हालांकि मुझे ये आखिर में लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम कहेंगे ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास डी वाला सेट हो गया और यहाँ पर ई वाला सर्कल हो गया। ठीक है, फिर से नंबर्स जो है वही, ये 1 और 2 कॉमन एलिमेंट थे, डी में 0, ई खाली था, और यहाँ पर 3 और 4 डिटेल से समझा दिया था, पहले क्वेश्चन से करते आ रहे कि ये क्यों इस तरह है। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया, 0 3 4, तो हम डी मॉर्गन में इस दफ़ा हम सेकंड फिगर में ये बता रहे कि नहीं, इसके नीचे हमने यही लिखा, डायग्राम के जरिए समझा रहा है। 0 3 4 जो भी आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको हम शो करवा देंगे। 0 3 4, तो हमारे पास जो यूनिवर्सल बॉक्स है वो भी आएगा इसमें, और हमारे पास जो डी वाला सर्कल है वो भी आएगा। डी वाला सर्कल क्यों आ रहा है, क्योंकि डी में हमारे पास क्या है, 0 मौजूद है, इस वजह से डी वाला सर्कल भी इसमें क्या होगा, हमारे पास शेड होगा। आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं, आप यहाँ मेरी तरह भी लाइंस लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ पर यू लिख लिया, तो हमने सेकंड फिगर बता दिया। ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट किया वही हमने डायग्राम के जरिए 0 3 4 इसका आंसर था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक, अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर 3 है कि नहीं, तीसरा फिगर है, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी फाइंड आउट किया था। फिर से इसको लिखा जाएगा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये डी हो गया, ये हमारे पास ई, ये इसके अंदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 और 2 कॉमन एलिमेंट्स थे, डी में 0 आता है। ठीक है, और बाहर क्या है, 3 और 4, ये हमने लिखा। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, इसका आंसर क्या आया, 3 और 4 ही आया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी का आंसर क्या है, 3 और 4, तो 3 और 4 को ही सिंपली क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम लाइंस लगा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से लगाया, राइट हैंड साइड को हम वर्टिकल से लगा लें, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर हैं वो अलग हो सके। ठीक है, इस वजह से हम लाइंस की तरतीब अलग कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया। इस दफ़ा हम सर्कल के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ 3 और 4 जो कि यूनिवर्सल बॉक्स वाला हिस्सा है, इसी को हम पेंसिल से शेड कर देंगे, या यू वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस मींस ऊपर से नीचे की तरफ, और जो ऊपर वाले पहले 2 फिगर्स हमने बनाए वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है, यहाँ पर हमने करके दिखा दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज शोन
बाय वर्टिकल लाइंस, ये बात हमने यहां पर लिख ली। ठीक हो गया। अब हमारे पास चौथा फिगर क्या है, यहां पर हमने क्या बताना है, चौथे फिगर में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बताना है। ठीक, फिर से हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास यूनिवर्सल हो गया, ये डी वाला सर्कल है, ये ई वाला सर्कल है। ठीक है, सर्कल्स वही रहेंगे, आंसर मुख्तलिफ है। इसमें ये आंसर है, इसमें 3 और 4 0, इसमें ये आंसर है। ठीक है, आंसर डिफरेंट होते जा रहे हैं। हमारे पास 1 2 0 3 और 4, ये हमने यहां पर लिख लिया। जो चौथा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का आंसर क्या है, 0 3 4, तो हम 0 3 4 को ही क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन से यहां पर शो करके दिखा देंगे। हमारे पास फिर से एक दफा चेक कर लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई हमारे पास आंसर क्या है, 0 3 4, तो इसी हिस्से को हम क्या करेंगे, यो मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, या आप पेंसिल के जरिए भी इसको शेड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा काम। अब हमने इस आंसर को यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा दिया, और यहाँ पर हमने वेन डायग्राम के जरिए भी हमने इसको दिखा दिया। ठीक हो गया। जो आंसर वाला हिस्सा होता है इसको हम शेड करके दे देते हैं। यहाँ पर इज शोन बाय, ये भी हम लिख लेते हैं, वर्टिकल लाइंस के जरिए हमने इसको दिखाया, इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस, ये ठीक हो गया। अब लास्ट फिगर मैं यहां पर बना के दे देता हूं, लास्ट वाला फिगर बना लेते हैं। फिर से फिगर वही रहेगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास डी हो गया, और ये हमारे पास ई वाला सर्कल हो गया। ठीक है, यहां पर ये 1 और 2 हमारे पास कॉमन एलिमेंट से, डी 0 था, ये खाली था, यूनिवर्सल सेट में 0 1 2 3 4 तमाम आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास अब हमने क्या करना है, लास्ट डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, दोनों का यूनियन का आंसर हमने लिखना है, जो कि क्या है, 0 3 4 है। 0 3 4 क्या है, इसका आंसर है। हमने क्या करना है, इसी को शेड करके ये दिखा देना है। ये हमारे पास फिर से जो 3 और 4 है उसका हिस्सा भी आएगा, जो 0 है वो वाला हिस्सा भी आएगा, और 0 हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास जो डी वाला सर्कल है वो भी आ रहा है, इस वजह से डी वाला सर्कल भी इसमें आया। ठीक है, इसको हमने शेड कर दिया, आप शेड भी कर सकते हैं, और इस तरह लाइंस भी हम लगा लेंगे। कोशिश करें लाइंस मिक्सअप ना हो, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास हॉरिजेंटल, राइट हैंड साइड का हमारे पास वर्टिकल। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस, ये बात हमने यहाँ लिख ली। ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास हमारा जो आंसर है, सेकंड फिगर, फिफ्थ फिगर, ये दोनों हमारे पास आंसर है। तो बकाया 3 हमने क्यों बनाया, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप कर सके, हर एक चीज़ हमें समझ आ सके। बुक में भी यही तरीके का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिख लेंगे फ्रॉम फिगर 2 and 5 वी कंक्लूडेड दैट, हमें यह बात समझ आ गई। कौन सी बात हमें समझ आ गई, कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, डी इंटरसेक्शन ई होल का कॉम्प्लीमेंट वो बराबर आया डी के कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई के कॉम्प्लीमेंट। यहां पर ये चीज हमने सॉल्व भी करके दिखाई कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आया, और यही चीज हमने फिगर्स के जरिए, डायग्राम के जरिए, वेन डायग्राम के जरिए समझाई। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, राइट हैंड साइड का आंसर चेक करें, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम है कि नहीं, सेम डायग्राम बना है, सेम हिस्सा शेडेड है। तो ये इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स थे, हमने यहां पर इनको इस तरीके से सॉल्व करना था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी समझ आ गया होगा।